डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ही क्यों आपने चुना? आई एम इन दिस बिजनेस बिकॉज ये बिजनेस मेरी डेस्टिनी में था। आपको ऑफिस नहीं जाना, आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है, आपको किसी को रिपोर्ट नहीं करना, ठीक है। केवल करना क्या है, आपके घर के सामान को रिप्लेस कर देना है। जो अब तक आप दूसरी कंपनियों के हैंड वॉशेस, डिश वॉशेस, लिक्विड डिटर्जेंट, फ्लोर क्लीनर, टूथपेस्ट, सोप यूज कर रहे थे, चाय, उनको रिप्लेस कर देना है एप्लॉम से। ओला आया, उसने कहा रिफर एंड अर्न, पेटीएम आया, रिफर एंड अर्न, यही तो किया ना। बिल्कुल। तो ये भी बिजनेस कंप्लीटली बेस्ड है रिफर एंड अर्न। जो वर्ड है एप्लॉम, इस नाम को आपने क्या सोच के एप्लॉम रखा? सीधी सी बात है, अगर आप में जोश है, एप्लॉम मीनिंग इज जोश। विदाउट जोश क्या करोगे? ये जो बड़ा सोचो कामयाबी तय है टैगलाइन, ये टैगलाइन की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? धीरू भाई अंबानी ने कहा कि थिंक बिग, थिंक फास्ट, आइडियाज नो वन मोनोपोली। मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। खेत में बीज डालने से पहले खेत को तैयार करता है, वैसे प्रत्येक व्यक्ति को अपने दिमाग को कोई भी काम करने से पहले तैयार करना चाहिए। क्या इम्पोर्टेंट रोल है कंसिस्टेंसी? डायरेक्ट सेलिंग में नहीं, दुनिया की हर जगह कंसिस्टेंसी का इम्पोर्टेंट। आपने पढ़ाई करी? बिल्कुल। रोज स्कूल जाती थी जी। कि कभी कभी जाती थी? डेली जाती थी। खाना खाती है? जी। कभी कभी खाती, डेली खाती? डेली। विदाउट कंसिस्टेंसी क्या है? सक्सेस चाहिए जो कि हमेशा माइनॉरिटी में होती, मेजॉरिटी में नहीं होती। सक्सेस ऑलवेज इनटू माइनॉरिटी। वो मोस्टली आप अपनी प्रेजेंटेशन में एक फॉर्मूला बताते हैं RRR का। बहुत जरूरी है, रिक्रूट, रिटेन एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी सप्लीमेंट्स और मेडिसिन के बीच का डिफरेंस नहीं पता है ना। एजुकेशन ही नहीं दी जाती है। किसी भी डॉक्टर का पर्चा उठा दो, चाहे कार्डियोलॉजिस्ट हो, चाहे फिजिशियन हो, चाहे XYZ कोई भी हो, 90% उसके पर्चे पे न्यूट्रिशन ही तो है। एंटीबायोटिक और पेन किलर को छोड़ के एलोपैथी मेडिसिन में मेडिसिन है क्या? मूंगफली भी लेने जाओगे, भगा देगा मूंगफली वाला। और हम आपको दुनिया का नंबर 1 फूड सप्लीमेंट देते हैं विद इन 4 रुपीज। और आप तो कहते हैं कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है, कैशबैक भी आएगा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी आएगी, और आप कहते हो अरे ये हम क्यों खाएं? तो भैया मत खाओ, आपकी मर्जी। नमस्कार दोस्तों, मैं संस्कृति मिश्रा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ एप्लॉम हेल्थ केयर की तरफ से। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में जो कि 21वीं शताब्दी का सबसे सक्सेसफुल रनिंग बिजनेस है। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे बीच में प्रेजेंट हैं मिस्टर पुष्कर मिश्रा, जो कि एक एंटरप्रेन्योर हैं, एक विजनरी लीडर हैं, एक बिजनेस कोच हैं, और उनका हमेशा से कहना है लीडर्स ऑलवेज क्रिएट लीडर। और उन्होंने बीइंग अ लीडर कई ऐसे लीडर्स क्रिएट किए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच संस्कृति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा हम लोग कुछ बातें करेंगे डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, जो कि मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है बात करने का। थैंक यू। मेरा सबसे पहला जो आपसे क्वेश्चन रहेगा, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ही क्यों आपने चुना? कोई कुछ सुनता नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जीवन में एक्सीडेंटल होती हैं, और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी मेरे जीवन में एक्सीडेंटली आया बिकॉज ऑफ माई मदर। उनको आर्थराइटिस था, मैंने कई बार पहले भी बताया, डायबिटीज़ था और कई हेल्थ इशूज़ थे। तो मेरा एक दोस्त था, उसने रिकमेंड किए कुछ प्रोडक्ट, तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, वो सीनियर के साथ में आ गया, तो कुछ चीज़ें उन्होंने बताई। तो उस टाइम पे उनकी कई सारी मेडिसिन चल रही थी, थोड़ा कंपैरिजन किया, और मदर के लिए मैंने फर्स्ट टाइम कुछ सप्लीमेंट्स बाय किए। उसके बाद एक मीटिंग के अंदर गया, वहाँ पे काफ़ी डिस्कशन हुए, बहुत सारी चीज़ें बताई गई, और मैं उस टाइम पे 17.5 साल का था, तो बड़ा बॉडी एनर्जी थी। तो वहाँ पे जो सीनियर आए थे, उन्होंने कहा कि तुम इस बिज़नेस को करो, तो तुम कॉलेज से जब निकलोगे तो हो सकता है प्रोफेसर से ज़्यादा आमदनी कमाओ। ईश्वर जाने, उनकी जुबान में सरस्वती जी थी। 2005 में जब मैं कॉलेज में ही था, तब मेरी करीबन 39,000 रुपये की इनकम एक महीने की बनी थी। तो वो मेरे लिए एक बड़ी चीज़ थी। तो इस तरीके से मुझे ये बिज़नेस मिला। मैंने सोचा कभी नहीं था कि मैं इस इंडस्ट्री में जाऊंगा, या मेरा कोई ऐसा विज़न कुछ नहीं था। जस्ट लाइक कहते हैं ना, एक डेस्टिनी का पार्ट होता है। तो डेस्टिनी आपको आपकी जो जगह है वहाँ पे लेके जाती है। तो मुझे तो इस बात पे एतबार है, पूरा भरोसा है
कि आई एम इन दिस बिजनेस बिकॉज ये बिजनेस मेरी डेस्टिनी में था। जी। और इस बिजनेस को मुझे लगता है कि मैंने जितनी शिद्दत से किया है और करता हूँ, कोई दूसरा काम मैंने उतनी शिद्दत से आज तक नहीं किया। ये इस पे तो एक डायलॉग याद आता है शाहरुख खान का, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको आपके पास लाने में जुट जाती है। तो सर, आपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस चुना, क्या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सिर्फ एक पैसे कमाने का बिजनेस है या इससे पर्सनालिटी ग्रोथ भी होती है? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक आम आदमी का बिजनेस है। जी। बिजनेसमैन तो बिजनेस कर ही सकता है, पीढ़ियाँ दर पीढ़ियों तक एक बिजनेसमैन की फैमिली बिजनेस कर रही है। एक आम आदमी फियर में जीता है, जो जॉब में है या जिसकी फैमिली में कभी कोई किसी ने बिजनेस नहीं किया, उसको डर है खोने का कि हमारे पास कोई स्किल नहीं, हमने कोई बिजनेस नहीं किया, हमें बिजनेस का बी नहीं आता, तो हम बिजनेस में जाएंगे तो हमारे पास खोने का बहुत फियर होता है। तो इंसान एक सिंपल रास्ता नौकरी का पकड़ लेता है, उसी में ही पूरी ज़िंदगी चलता रहता है। तो जिनकी फैमिलीज में बिजनेस हो रहा है वो नौकरी करने नहीं जाते, जिनकी फैमिली में नौकरी हो रही है वो बिजनेस करने नहीं जाते। बिल्कुल। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस रिस्क फ्री बिजनेस है और ये हर एक इंसान को अपॉर्चुनिटी देता है कि वो इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन सकता है। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि इस बिज़नेस में कौन जुड़ सकता है, तो मैं जब इस बिज़नेस में जुड़ा तो मैं स्टूडेंट था, तो इस बिज़नेस में अभी ऐसे स्टूडेंट्स जुड़ सकते हैं। बिल्कुल। इस बिज़नेस को 70% महिलाएं लीड करती हैं। हमारे एप्लॉम बिज़नेस के अंदर भी अगर टॉप 20 लीडर्स निकाले जाएंगे तो हो सकता है उसमें 15 महिलाओं की तस्वीरें निकल के आ जाएं। वेरी नाइस। तो 70% महिलाएं लीड करती हैं, तो जो महिलाएं हैं वो इस बिज़नेस को कर सकती हैं। कौन सी महिलाएं कर सकती हैं? जैसे कोई एजुकेटेड लेडी है, मेरे ना जाने कितने फ्रेंड सर्कल के अंदर आज के समय में सिचुएशन ऐसी है कि वाइफ एजुकेटेड है लेकिन बच्चे छोटे हैं इसलिए जॉब नहीं कर सकती और बड़ा स्ट्रेस में रहती। लोगों के घरों के अंदर मैं देख रहा हूँ, मेरे दोस्तों के घरों के अंदर जॉब करती थी लेकिन अब नहीं करती। क्यों? क्योंकि 2 छोटे बच्चे हैं, उनको पालना है। तो ऐसी जो एम्बिशियस एजुकेटेड महिलाएं हैं उनके लिए इससे बेहतर तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती कि आपको इन्वेस्ट नहीं करना, आपको ऑफिस नहीं जाना, आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, आपको किसी को रिपोर्ट नहीं करना। ठीक है, केवल करना क्या है, आपके घर के सामान को रिप्लेस कर देना है। जो अब तक आप दूसरी कंपनियों के हैंड वॉशेस, डिश वॉशेस, लिक्विड डिटर्जेंट, फ्लोर क्लीनर, टूथपेस्ट, सोप यूज कर रहे थे, चाय, उनको रिप्लेस कर देना है एप्लॉम से। आपको बिजनेस मिल जाता है, इकोनॉमिकल प्रोडक्ट मिलते हैं, क्वालिटी प्राइस में मिलते हैं, कैशबैक मिलता है। महिलाएं सबसे ज़्यादा सेविंग्स के ऊपर फोकस करती हैं, पुरुष उतना शायद ध्यान नहीं दे पाते हों, लेकिन महिलाओं का ध्यान बचत पे रहता है क्योंकि उनको घर चलाना है। तो सेविंग्स और कैशबैक की जहाँ पे बात आती है, ऑफर्स की बात आती है, तो वो तुरंत उस चीज़ को ग्रैब्स करती हैं। तो ये बिजनेस के अंदर महिलाएं इजीली एसोसिएट हो सकती हैं। दूसरा, उनको प्रमोट करना। आज के समय जब जैसे सपोज जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे याद है कि 2x2 का पीसीओ होता था, उसके अंदर हम जाते थे, उस टाइम पे फ़ोन भी नहीं थे। वो तो शुक्र है रिलायंस का कि धीरू भाई अंबानी जी का सपना था ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो अपने लोगों के मुट्ठी में भी रिलायंस आ गया था 501 रुपये में। अदरवाइज हम सब पीसीओ जाते थे और उसमें बैठ के बात करते थे। इंटरनेट मतलब एक बड़ी चीज़ होती थी। सबवे कैफ़े होते थे, छोटे से बॉक्स, उसमें आधे घंटे 1 घंटे का इंटरनेट यूज़ करने के चार्जेस लगते थे। सत्यम हाईवेज होते थे जी। तो उस तरीके से इंटरनेट यूज़ होता था। उस टाइम पे हम लोगों ने स्टार्ट किया। बट आज के समय में तो ग्लोबली कनेक्ट है इंसान, सबके हाथ में मोबाइल है, सब वीडियो कॉलिंग के जरिए, गूगल मीट के जरिए एक दूसरे से पूरे देश में कहीं पे भी बात कर सकते हैं। तो इजीली एक्सेस है, इजीली कनेक्टिविटी है और आपकी बात को पहुंचाने के बड़े अच्छे माध्यम है। सोशल मीडिया है कि आप किसी को व्हाट्सएप में स्टेटस भी लगाए तो 200-250 लोग आपका देख लेते हैं स्टेटस कि आपने ये क्या है। तो मुझे लगता है कि दिस इज़ द राइट टाइम टू प्रमोट दिस बिजनेस। मुझे इससे अच्छा बेहतर समय कोई नहीं हो सकता। तो महिलाएं अपने खाली समय में एज पर देयर ओन कन्वीनियंस इस बिजनेस को कर सकती हैं। दैट्स वाई एप्लॉम के अंदर जो हाउसवाइफ होके जिन्होंने स्टार्ट किया था, आज जो दादी नानी बन चुकी हैं,
15-18 साल 17 साल हो गए लोगों को एसोसिएटेड, और बड़ी अच्छी इनकम कमा रही हैं और एसोसिएटेड हैं। तो जो यंग मदर हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस बिज़नेस के अंदर, और जितना यूथ है स्टूडेंट उसके लिए अपॉर्चुनिटी है जी। बाकी जो लोग एक्स्ट्रा इनकम के लिए सोचते हैं, जैसे मैंने ट्यूशन पढ़ाने के साथ इस बिज़नेस को एक्स्ट्रा इनकम के लिए ज्वाइन कर लिया। जिन लोगों को एक्स्ट्रा इनकम के बारे में थॉट प्रोसेस है कि एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, तो वो इस बिज़नेस में जुड़ सकते हैं। मेरे से बहुत लोग कहते हैं कितना पैसा आ जाएगा, मैं कहता हूँ यार तुम्हारे घर का न्यूज़पेपर का बिल निकल जाए चलेगा, लॉस के। अगर आपके घर में न्यूज़पेपर ही फ्री आने लगे जी। तो क्या बुराई है। एप्लॉम में अगर 1000-1200 रुपए का अपने घर की ज़रूरत का सामान लेते हो तो 100-150 रुपए कैशबैक आ जाता है आपको, तो न्यूज़पेपर का बिल फ्री हो गया जी। बच्चे की स्कूल फीस फ्री हो जाए तो कोई बुराई है। 4-6-10 लोगों को अगर आपने इस बिजनेस को बता दिया तो हो सकता आपके बच्चे की स्कूल फ्री हो जाए। आपने मोटरसाइकिल, कार या हाउस लोन दे रहे हो, आपने 25-50-100 लोगों का एक संगठन बना लिया जो 1000-1500 रुपए का सामान अपने घर की यूज का खरीद रहे हैं, तो हो सकता है आपकी कार की EMI फ्री हो जाए। जी। तो आप बड़ा क्यों इतना सोचने का प्रयास कर रहे हो, आप छोटा सोचो। और छोटा सोच के मैं तो सीधी सी बात कहता हूँ, एक बीज है उसमें पहले तो अंकुर ही होगा ना, छोटा सा अंकुर होगा, फिर वो पौधा बनेगा, फिर वो वृक्ष बनने में समय लगेगा ना। तो आप इस बिजनेस को एक बीज के जैसा डालो और एक दिन ऐसा हो सकता है कि वो एक विशाल वृक्ष बन जाए। तो थिंक लाइक दिस, विशाल वृक्ष सोचेंगे, बीज पे कोई काम नहीं करता, तो फिर वो ऐसा होता ना कि हम बड़ा सोच के फंस गए। तो मेरा ये आप सभी से कहना है आपके माध्यम से कि बेसिक्स के बारे में बात करो। और भारतवर्ष के अंदर अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ ये देश है। ओला आया, उसने कहा रिफर एंड अर्न, पेटीएम आया, रिफर एंड अर्न, यही तो किया ना। बिल्कुल। तो ये भी बिजनेस कंप्लीटली बेस्ड है रिफर एंड अर्न। जितनी भी ऐप हैं सब ऐप के अंदर रिफर एंड अर्न। LIC रेफरल से चल रहा है। आज LIC जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं किससे चल रही हैं, एजेंटशिप से तो चल रही हैं, जिनको एडवाइजर कोई कहता है, कोई कंसल्टेंट कहता है, कोई एजेंट कहता है, राइट। और वहां पे इंसान लास्ट कड़ी है, वो किसी को एसोसिएट नहीं कर सकता। इस बिजनेस में आपको ये फ्रीडम मिलती है कि आप लोगों को एसोसिएट कर सकते हैं, और हर बंदा एक बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर के तौर पे ज्वाइन करता है। बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर LIC के अंदर एजेंट्स रिक्रूट करता है या एडवाइजर रिक्रूट करता है। तो यहाँ पे कोई एजेंट या एडवाइजर नहीं, यहाँ पे हर एक इंसान बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर है। वो अपने अंडर में जितने बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर रिक्रूट करना चाहे कर सकता है, व्हाट्स रॉन्ग, और कंप्लीटली रिस्क फ्री, लाइबिलिटीज फ्री। सर, अपलॉम हेल्थ केयर की बात करें तो जो वर्ड है अपलॉम, इसके बारे में मैं जानना चाहूंगी। इस नाम को आपने क्या सोच के अपलॉम रखा? मैंने नहीं रखा जी। मैं इतना योग्य आदमी नहीं हूँ जी। मेरी बहन है, वो PhD कर रही थी, तो मैं करीबन उनसे बड़ा अटैच्ड हूँ। तो उनसे मैंने कहा कि मैं कंपनी बनाने जा रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे कुछ नाम सजेस्ट किए थे, उसमें से ये नाम ROC में अप्रूव्ड हो गया, एप्लॉम हो गया। और इसका मीनिंग आपको पता ही होगा कि एप्लॉम मीनिंग है जोश। तो बस सीधी सी बात है, अगर आप में जोश है कुछ भी कर सकने का तभी तो कर सकोगे, विदाउट जोश क्या करोगे जी। राइट। तो वहाँ से ये शब्द आया और बहुत लोगों को पसंद है एप्लॉम। हमें बहुत बड़ा यूनिक नाम है जी, और रेयर है जी। अपलॉम का एक मतलब शायद आत्मविश्वास भी होता है, वही जोश, आत्मविश्वास और ये सारी चीजें। सर, आपकी एक ट्रेनिंग सीरीज चली थी, बड़ा सोचो कामयाबी तय है। उस सीरीज में आपने बहुत सारी प्रेजेंटेशन दी, बट ये जो बड़ा सोचो कामयाबी तय है टैगलाइन, ये टैगलाइन की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा की कोई बात ही नहीं है। आप धीरूभाई अंबानी ने कहा थिंक बिग थिंक फास्ट जी, आइडियाज नो वन मोनोपोली। तो मैं बस केवल बड़े लोगों को कॉपी किया
कि भाई बड़ा सोचो। अगर धीरू भाई अंबानी ने बड़ा नहीं सोचा होता जी। तो क्या रिलायंस इतना बड़ा बनता? बहुत से जो लोग हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं, बड़ा सोचो में ये वो, उनकी भैया विचारधारा, उनको मुबारक। और वो जैसे ग्रो कर, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, किसी में कोई कमी नहीं निकाल रहा, लेकिन मैं धीरू भाई अंबानी ने कहा कि थिंक बिग, थिंक फास्ट, आइडियाज नो वन मोनोपोली, मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। जिसको इस सीरीज का हिस्सा बनना है भैया बन जाओ, जीवन संवारो। क्योंकि बिकॉज आप खुद सोचो, जो बच्चा 10 मिनट के अंदर आपके घर डिलीवरी करने आ रहा है, वो कितनी उसकी बड़ी नीड हो सकती है। बिल्कुल। सोच के देखिए, भागते दौड़ते। और इस देश के अंदर इस समय 5 से 7 करोड़ बच्चे, यंगस्टर्स इस तरीके के काम कर रहे हैं। जो कोई खाना पहुंचा रहा है, कोई किसी को पहुंचा रहा है, कोई किसी का सामान पहुंचा रहा है। आगे आने वाले समय में भारतवर्ष के अंदर और कितने ज्यादा चैलेंजेस यंगस्टर्स को फेस करने को मिलेंगे, ये विचार करके देखिए। वजह क्या है कि लोगों को बड़ा सोचने के लिए तो रोका जाता है कि साहब चादर जितनी लंबी बड़ी है उतने पैर फैलाओ। अरे हम चादर बड़ी कर लेते हैं ना, हम मील जाते हैं ना, मील खोलते हैं, उसमें चादर ही चादर बड़ी बनाते हैं। धोती ओढ़ेंगे 5 मीटर की, 7 मीटर की, क्यों चादर ओढ़ें? तो मेन मुद्दा क्या है, एक मेरी और ट्रेनिंग है, ट्रेन योर ब्रेन। आप, एक व्यक्ति शेर देख के भाग जाता है, हाथी देख के भाग जाता है, चीता देख के भाग जाता है, और एक व्यक्ति हाथ में एक डंडी लेकर उसी शेर को रिंग में नचाता है। दोनों ही व्यक्ति हैं। बिल्कुल। तो उस व्यक्ति ने ये अपने ब्रेन को ट्रेन किया है कि वो शेर को नचा सकता है, हाथी को डांस करा सकता है, इसलिए वो नचाता है। आप सोच रहे हो नहीं यार ये मुझे खा जाएगा, तो खा जाएगा। तो सारा जो खेल है वो कहीं और का नहीं है, वो यहाँ का है। फर्स्ट थिंग, अगर आपको आपके जीवन में कुछ भी लाइफ में अचीव करना है तो उस चीज को सबसे पहले यहाँ अचीव करो एंड कन्विंस योरसेल्फ कि आप कर सकते हो उसको। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि कोई भी चीज़ दुनिया में आप जो भी देख रहे हो वो सब इंसान ने करी है। सड़क इंसान ने बनाई, पुल इंसान ने बनाए, ट्रेन इंसान ने बनाई, जहाज इंसान ने बनाया, बल्ब इंसान ने बनाया, ये मोबाइल और AI सब इंसान ने बनाई। तो तुम इतने कमजोर कैसे हो सकते हो? तुम भी तो इंसान हो। तो अपने आप पे भरोसा करो कि यू आर ह्यूमन, भगवान ने आपको बनाया और आप इस संसार में आप भी क्रिएटर हो सकते हो, आप भी कुछ भी बना सकते हो। हम आज के समय में हमारे देश में कोई एजुकेशन नहीं दी जाती इस तरीके की। बिल्कुल। दैट्स वाई बच्चे IIT की कोचिंग करने जाने पे सुसाइड कर रहे हैं, मेडिकल की कोचिंग में सुसाइड कर रहे हैं, प्रेशर नहीं ले पा रहे। क्यों नहीं ले पा रहे? एजुकेशन ही नहीं है। कहीं मोटिवेशनल सेशन नहीं है। बुलाए जाते हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के अंदर कि वो वहाँ के बच्चों को आके मोटिवेट करें। तो दिमाग को कैसे तैयार करें? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे किसान खेत में बीज डालने से पहले खेत को तैयार करता है, वैसे प्रत्येक व्यक्ति को अपने दिमाग को कोई भी काम करने से पहले तैयार करना चाहिए। किसी को कन्विंस करने की कोई ज़रूरत नहीं, खुद को कन्विंस करो कि दिस बिजनेस इज़ फॉर यू। इफ़ आपका दिल कहता है हाँ मेरे लिए है ये बिजनेस, तो फिर किसी और से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं। आपको लगता है, आपको डाउट है, तो मुझे तो लगता है डाउट में इंसान कंफ्यूज ही होता, कुछ नहीं कर सकता। सड़क पार करना है या नहीं करना, हिलो डुलोगे तो लोग अगल बगल से जो निकलते हैं गाली बकते हैं। ऐसा होता नहीं होता है। पार करना तो करो, नहीं करना तो बीच में हिलो डुलो नहीं। हिलो डुलोगे तो कोई ना कोई चढ़ा देगा, बिल्कुल रिस्क ज्यादा महसूस होगा। तो जो क्लियर माइंडसेट के साथ में काम करते हैं उनके साथ में कोई इश्यूज नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट जी। और आप अक्सर ट्रेनिंग्स में स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और कंसिस्टेंसी की बातें बताते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी का होना। क्या इंपॉर्टेंट रोल है कंसिस्टेंसी? डायरेक्ट सेलिंग में नहीं, दुनिया की हर जगह कंसिस्टेंसी का इम्पोर्टेंट। आपने पढ़ाई करी,
बिल्कुल। रोज स्कूल जाती थी जी। कि कभी कभी जाती थी? डेली जाती थी। खाना खाती हैं? जी। कभी कभी खाती, डेली खाती हैं? डेली। बाकी सारे काम डेली करते, रोज सोते ना? जी। कंसिस्टेंसी के साथ सो रहे हैं, जितने साल के हो डेली उतने साल से सो रही हो ना? जी। सही है ना? राइट। तो कंसिस्टेंसी है ना? तो हर चीज दुनिया में कंसिस्टेंसी मांगती है। आइदर सिंगर हो, आइदर क्रिकेटर हो, आइदर डांसर हो, आइदर राइटर हो। विदाउट कंसिस्टेंसी क्या है? जीवन ही नहीं। अगर आप 1 महीने चाय न बनाओ तो भूल जाओगे बनाना। बिल्कुल। तो हो सकता है वो स्वाद ना है। माँ का हाथ का खाना क्यों इतना स्वादिष्ट लगता है सबको? कंसिस्टेंसी से 20 बरस से बना रही हैं। उनको आंख बंद करके पता है कि नमक कितना डालना, इसलिए अच्छा लगता है। तो लाइफ में विदाउट कंसिस्टेंसी यू कांट अचीव एनीथिंग। कोई भी चीज़ नहीं हासिल कर सकते। ऑफिस जाता, पूछिए जो जॉब में जो लोग हैं उनसे पूछिए कंसिस्टेंसी के साथ ऑफिस जाते हो कि नहीं जाते हो? कहाँ कंसिस्टेंसी नहीं है? आज किया कल नहीं किया, आज हमारे घर में शादी पड़ गई, रिश्तेदारी में शादी पड़ गई, आज त्योहार आ गया, कुछ नहीं। मुझे तो लगता है कि सक्सेस हर चीज के लिए पे करना पड़ता है। आपने मोबाइल है आपके हाथ में, पे किया इसके लिए। आप गाड़ी से चलते हो, आपने गाड़ी के लिए पे किया। सड़क पे चलते हो, टोल पे करते हो, पेट्रोल भराते हो गाड़ी में, पेट्रोल के लिए पे करते हो, डेटा आता है डेटा के लिए पे करते हो, घर में रहते हो बिजली का बिल पे करते हो। हर चीज जो भी सुविधा ले रहे हो सबके लिए तो पे करते हो ना। सक्सेस चाहिए, सक्सेस जो कि हमेशा माइनॉरिटी में होती, मेजॉरिटी में नहीं होती। सक्सेस ऑलवेज इनटू माइनॉरिटी, नॉट इन मेजॉरिटी। जो माइनॉरिटी में है उसके लिए क्या कीमत चुकाओगे? कंसिस्टेंसी भी नहीं। देन हाउ यू विल अचीव? मैंने एक किताब में मैंने अपनी लिखा है, एक इंटरव्यू मैंने देखा था किसी का, तो उसमें उस व्यक्ति ने देखा कि सचिन तेंदुलकर ने लास्ट पारी में 150 रन बनाए, 145 आई थिंक, और अगले दिन सुबह 6 बजे नेट में प्रैक्टिस कर रहे थे। रात में 9-10 बजे डे नाइट मैच था, खत्म हुआ, और 6 बजे सचिन तेंदुलकर नेट पे प्रैक्टिस कर रहे थे। जो भगवान कहा जाता है क्रिकेट का, भगवान, 100 सेंचुरीज जिसकी हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो भी जब एक इनिंग खत्म करता है, अगली इनिंग की शुरुआत करता है तो 0 से होती है ना? बिल्कुल। तो उसने भी वो लेवल अचीव करने के बाद उसने भी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं की। तो ये जो आम लोग होते हैं ना, इनको यही चीज़ की अगर वो अपने आप को ट्रेन कर लें इसी चीज़ के लिए तो वो खास हो जाएंगे। डिफरेंस इज ओनली ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा इज ओनली थॉट प्रोसेस। हम किस ढंग से सोचते हैं और हमारे सोचने का जो तरीका है वही हमको दुनिया से अलग बनाता है। सर, बात करें मोटिवेशन की, तो जैसे जब मोटिवेशन दी जाती है तो लोगों के अंदर मोटिवेशन जग जाती है, पर वो कुछ समय तक के लिए रहती है। एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल इंसान है, उससे एक इंसान ने पूछा, आई थिंक जैकमा जो अली बाबा कंपनी उसका मालिक है, चाइनीज, उससे पूछा कि आपको कहाँ से मोटिवेशन आता है? तो उसने कहा कि ज़रूरत क्या मोटिवेशन की, मुझे काम करना है तो करना। पर्पस से बड़ा दुनिया में कोई मोटिवेशन नहीं होता। इफ यू आर लिविंग योर लाइफ विद पर्पस, you will always keep motivated yourself. Right. If you don't have purpose of life, हर दिन आपको हाँकना पड़ेगा, और कब तक कोई आपको हाँकेगा? एक दिन माँ बाप भी कहते हैं कितना कहें, बेशरम हो चुका है, नहीं सुनता, तो वो भी छोड़ देते जिन्होंने आपको जन्म दिया। तो किसी ने कोई आपकी लाइफ टाइम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। तो जिन लोग, जैसे आपका सवाल है ना कि जो इंसान है आता है मीटिंग के अंदर तो जयकारे भी लगा देता है, आई कैन डू इट, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट। मैंने कितने नारे लगवाए, मैं किसी से भी नारे लगवाए, 500, 1000, 2000 लोग खड़े करिए, मैं अगर कुर्सी पे खड़े करके नारा नहीं लगवा दिया, लेकिन वो नारे तो मेरे कहने से उतनी देर लगा दिए, बट उनका पर्पस नहीं है। पर्पस ऑफ द लाइफ होना बहुत महत्वपूर्ण है।
वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़, वो आपको मोटिवेटेड रखती है। मुझसे कोई नहीं कहता काम करो, लेकिन मैं काम करता हूँ दिन के 16 घंटे। अगर मैं ना करूँ मैं बीमार हो जाऊंगा। दैट्स वाई मेरा काम मुझे पे करता है। हर जगह रिस्पेक्ट मिलती है, लोग सम्मान देते हैं, प्यार करते हैं, मानते जानते हैं। बिकॉज ऑफ माई वर्क। मेरी जेब में पैसे हैं बिकॉज ऑफ माई वर्क। जिस दिन मैं इसके साथ में कंप्रोमाइज करना मैंने शुरू कर दिया, उस दिन मैं भी उन्हीं आम आदमियों के जैसा हो जाऊंगा जो बैटरी रिक्शा को हाथ देंगे, बिल्कुल। जनरल कंपार्टमेंट का टिकट जाके खरीदेंगे। ऐसा नहीं मैंने नहीं खरीदा, मैंने तो, मेरे लिए तो ऑटो भी लग्जरी थी, मैंने 10 रुपए के चिल्लर भी कराए, लेकिन पर्पस था कि एक दिन पहुंचना है उस मुकाम पे। और अभी जर्नी मेरी रुकी नहीं है, ये कंटिन्यूस एक प्रोसेस है। अभी बहुत सारी दूरी तय करनी है। सर, बात करें अब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की, तो मोस्टली आप अपनी प्रेजेंटेशन में एक फॉर्मूला बताते हैं RRR का, उसके बारे में मैं जानना चाहूँगी। RRR बहुत बढ़िया फार्मूला है। सबसे पहली चीज, अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आपको रिक्रूट करना पड़ेगा, लोग लाने पड़ेंगे। बिल्कुल। राइट। जैसे सपोज इंडिया वर्ल्ड कप खेल रही है तो टीम खेल रही है ना, केवल अकेला सूर्य कुमार यादव नहीं खेल रहा, उसके साथ में 10 और लोग खेल रहे हैं। तो रिक्रूट करिए टीम। आपको आपके कैसे लोग चाहिए? आपकी टीम के अंदर से कोई विकेट कीपर अच्छा है, कोई बॉलर अच्छा है, कोई स्पिनर अच्छा है, कोई ऑलराउंडर अच्छा है, कोई बैट्समैन अच्छा है। ऐसे ही आपको एक टीम रिक्रूट करनी होगी जिसका प्रेजेंटेशन अच्छा हो, जो बिजनेस प्लान अच्छा बताना जानता हो, प्रोडक्ट की नॉलेज अच्छी हो, किसी को कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बताने की नॉलेज अच्छी हो, तो एक टीम बनती है। तो रिक्रूट योर टीम। और लोगों को भी टीम बनाने के लिए आपको सजेस्ट करना पड़ता है। टीम तो बना दी। दूसरा काम होता है, दूसरा और होता है रिटेन। लोग तो आ जाते हैं लेकिन लोग ठहरते नहीं हैं। 2 कारण होते हैं ना ठहरने के। पहला कारण होता है कि जो आपने उनसे कमिटमेंट किया वो फुलफिल ना हो। जैसे सपोज आपने कहा बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट, वो क्वालिटी नहीं है, प्राइस जो उनको महंगा लगता है, तो वो आदमी स्विच कर जाएगा। हमारे देश में चम्मच के चक्कर में आदमी ब्रांड बदल देता है। बिल्कुल, है ना, उसको क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं। आज मैंने एक जगह ग्रीन टी पी, हमें चाय पियेंगे बड़ा कहा उन्होंने, तो हमने कहा नहीं ये चाय नहीं पियेंगे, बोले ग्रीन टी मंगाते हैं। मैंने ग्रीन टी पी, बड़े रिप्यूटेड ब्रांड की ग्रीन टी थी। मेरे को इतनी तकलीफ हुई उस ग्रीन टी को पी के। मैंने आधा कप, ईश्वर जानता है मैं 1 टी बैग से 2 कप पीता हूँ ग्रीन टी एप्लॉम के। बिल्कुल। और उस ग्रीन टी को मैंने निकाल के रख दिया। पहले थोड़ा सिप किया तो कड़वा रही थी बहुत ज़्यादा, उसके बाद रख दिया और आधे कप से ज़्यादा नहीं पी सका ग्रीन टी, बड़े रिप्यूटेड ब्रांड की। क्यों? क्योंकि देश के लोगों को सस्ता चाहिए। इवन ग्रीन टी, हालांकि एप्लॉम की ग्रीन टी बहुत इकोनॉमिकल है, और 1 टी बैग से 2 कप बनाइए, आराम से पीजिए। तो इस चक्कर में इंसान भाग जाता है। दूसरा, उसको वैल्यू नहीं पता। उसको वैल्यू नहीं पता कि ये चीज़ हमें क्यों लेनी चाहिए। जैसे अमूमन मल्टीविटामिन के केसेस में होता है, मल्टीविटामिन क्यों लेने चाहिए? कोई एक एजुकेशन बता दो जो किसी एक स्कूल के अंदर पढ़ाई जाती हो कि क्या खाना क्या नहीं खाना। मैं मेरे बच्चे के स्कूल में जाता हूं, जब कभी कोई फंक्शन होता है तो उसमें लेज और समोसा बट रहा होता है, पेरेंट्स के लिए भी। दिस इज द कंडीशन ऑफ स्कूल। कॉलेजेस में देख लो, तो डूज एंड डोंट्स कहीं सिखाए नहीं जाते। तो उसको इंपॉर्टेंस ही नहीं पता कि मुझे एलोवेरा क्यों पीना चाहिए, मुझे स्पिरुलिना क्यों खाना चाहिए, कहीं नहीं। ये माहौल ही नहीं हमारे देश के अंदर। तो 3 कारण आपके बता दिए। एक तो क्वालिटी हो सकता है उसको जमी नहीं, इस कारण क्विट करता। प्राइस जमा नहीं, इस कारण क्विट करता। या उसको उस चीज की नॉलेज नहीं। अगर मेरे को आगे कोई फेशियल किट बेचे तो मैं शायद कभी नहीं खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि मैं मेरे फेस के ऊपर फेशियल नहीं करता। चौथा पॉइंट, आपको समझना होगा कि जिसको लेके आए उसकी नीड क्या, नीड एनालिसिस। तो ये 4 पॉइंट, अगर आपने सही ढंग से नीड एनालिसिस की, सही ढंग से आपने उसको एक्सप्लेन किया, तो वो रिटेन करेगा। 5वें नंबर पे
आपको नीड एनालिसिस में एक तो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट हो गई, दूसरी रिक्वायरमेंट हो जाती है उसकी क्या पैसों की नीड है। और आज के इस भारत के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको पैसे नहीं चाहिए। मुझे तो नहीं लगता कि अगर कोई लखनऊ के अंदर एक परिवार रह रहा है तो 50,000 से नीचे तो मुझे नहीं लगता सर्वाइव कर सकता है। अगर उसको रेंट एंट देना है, बच्चे पढ़ाने हैं, तो ही कांट सर्वाइव। राइट। तो 50,000 60,000 रुपए चाहिए। तो आपको ये भी एनालिसिस करना है क्या उसको एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है, तो वो आपके बिजनेस में एसोसिएट हो सकता है कि अपने बचे हुए समय के अंदर वो इस बिजनेस में पार्ट करे। तो रिव्यू आपको रिटेन करने के लिए रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। रिक्रूट, रिटेन एंड रिव्यू। और रिव्यू जब रिटेन तभी लोग होंगे जब आप प्रॉपर रिव्यू करोगे। कि ऐसा नहीं कि जोड़ दिया अब ये हमारे साथ हमेशा रहेगा, नहीं। आप ये समझिए कि कुर्सी जो है वो कभी किसी की नहीं होती। इस देश में राष्ट्रपति बदलते रहते हैं, प्रधानमंत्री बदलते रहते हैं, मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं, तो कभी कोई शहंशाह नहीं रहता, दूसरा आ जाता है। इसलिए अगर किसी भी इंसान ने कंटिन्यूएशन में मेहनत की, जैसे अमिताभ बच्चन की कुर्सी कोई नहीं ले सका, वजह क्या? उसने मेहनत करी, आज भी मेहनत करते हैं। तो अगर आप रिलैक्स जोन में गए तो आपके नीचे से जमीन कब खिसक जाएगी आप समझ ही नहीं पाओगे। वेरी ट्रू। कोई दूसरा ओवरटेक करके चला जाएगा। यही दुनिया में अब तक होते आया है। तो कभी आपको रिलैक्स नहीं करना। रिटेन, रिव्यू एंड रिक्रूट, इस प्रोसेस को हमेशा अडॉप्ट करना है। बिल्कुल सर। बात करें सप्लीमेंट्स की, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी सप्लीमेंट्स और मेडिसिन्स के बीच का डिफरेंस नहीं पता बताए है। ना, एजुकेशन। हाँ। हमसे बहुत से लोग कहते हैं कि इसको कितने दिन खाना है। मैं पूछता हूँ अगर मौसमी का जूस आप रोज पियो तो कितने दिन तक पियो? अगर मौसमी का जूस आपको पीना है रोज पियो, कोई समस्या है? बोले कोई समस्या नहीं। हमने मौसमी में क्या होता है? बोले विटामिन सी। हमने आंवले में क्या होता है? विटामिन सी। विटामिन सी का आंवला रिचेस्ट सोर्स है। अगर आंवले का जूस रोज पियोगे तो क्या समस्या है? राइट। सेब अगर रोज खाओगे क्या समस्या है? बोले सेब में क्या होता है? मैंने पता ही नहीं उसको, हो लगता किसी को पता भी है विटामिन ए होता है। तो मैं उसको कहता हूँ कि स्पिरुलिना बीटा कैरोटीन प्रो विटामिन ए का रिचेस्ट सोर्स है। राइट। इसको रोज खाओगे क्या प्रॉब्लम है? कैल्शियम दूध रोज पियोगे कोई समस्या? स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, बचपन से पीते आ रहे हो। पहली चीज अगर जुबान में कोई चीज डाली है तो दूध डाला है। दूध में क्या मिलता है? कैल्शियम। कैल्शियम अगर रोज खाओगे तो कोई समस्या? वजह क्या है? लीस्ट प्रायोरिटी है हेल्थ। वहीं एक तरफ एक कैल्शियम की टैबलेट एक आदमी के रख दो, एक तरफ समोसा रख दो, बर्गर रख दो, पिज्जा रख दो, नूडल्स रख दो, कोल्ड ड्रिंक रख दो, अभी होली का सीजन चल रहा, गुजिया रख दो। कौन पहले खाएगा बताइए? ऑब्वियसली जो स्नैक्स रखे हैं सामने। कैल्शियम, अरे इसको खाने से क्या होगा, और ये समोसा खाने से क्या होगा? तो ये जो आज के समय में मेंटालिटी है, एजुकेशन ही नहीं दी जाती है। दैट्स वाई इंडिया इज द कैपिटल ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स। जितने कार्डिक अरेस्ट हिंदुस्तान में होते हैं पूरी दुनिया में उतने नहीं होते। जितने कैंसर पेशेंट्स हिंदुस्तान में निकल रहे हैं पूरी दुनिया में नहीं निकल रहे। जितना ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम से हिंदुस्तान गुजर रहा है पूरी दुनिया उतनी नहीं सफर है। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस। बाप अपने इस बड़े शौक से बच्चे को पिज्जा खिला रहा है, कोल्ड ड्रिंक की बोतलें घर की अलमारियों में भी गर्मी का सीजन आ रहा भरी हुई हैं। ठंडा मतलब अरे भैया मौसमी का जूस पियो, नींबू पानी पियो। विटामिन सी होता है गर्मी में सबसे ज्यादा, आपको इलेक्ट्रोलाइट्स दे सकता है नींबू पानी, और उसमें थोड़ा सा काला नमक डाल लो, और हो सके तो थोड़ी चीनी भी डाल लो अगर आपको थोड़ा मीठा करने का शौक है। एक कोल्ड ड्रिंक इज जस्ट लाइक पॉइजन इन आवर कंट्री। और ऑस्टियोपोरोसिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, कॉन्स्टिपेशन का सबसे बड़ा घर है, जिसको बड़े शौक से बड़े बड़े सुपरस्टार प्रमोट कर रहे हैं।
इसके लिए किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं, किसी एजुकेशन की ज़रूरत नहीं। पान मसाला खाने के लिए होता है, ये कहाँ एजुकेट किया गया, लेकिन इंस्पायर हो रहा है आदमी। और भी बहुत सारी चीज़ें। तो मेन हमारे यहाँ पे भारतवर्ष के अंदर मुझे तो लगता है ना, आपदा ही अवसर है। ऐसा कोई घर एक निकाल के ला दीजिए पूरे देश के अंदर जहाँ डायबिटीज़ नहीं। कल मेरे एक मित्र मेरे साथ में पड़े, उन्होंने कहा यार शुगर बढ़ जाएगी। हमने कहा हो गई क्या? बोले यहाँ बॉर्डर पे है, हमने सवेरे उठ के दौड़ने जाया करो, उसके अतिरिक्त तो कोई विकल्प नहीं है। तो हो ही जाएगी, कोई क्या कर सकता है। तो ये लाइफ स्टाइल का पार्ट हो गया। तो मेरा पर्पस पिछले 25 वर्षों से यही रहा। और मुझे एक दिन पता है कि एक बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय देती है। एक दिन तो ऐसा आएगा ना कि पूरा भारतवर्ष इसके बारे में सोचेगा, और दैट टाइम वी विल बी द पायनियर। सर, एजुकेशन सिस्टम की आप बात कर रहे थे कि लैक ऑफ एजुकेशन सिस्टम है, तो अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके देखते हैं तो उस समय इतनी एजुकेशन सिस्टम नहीं रहता था, बट लोग फिर भी हेल्दी रहते थे। बट अभी जैसे जैसे एजुकेशन सिस्टम बढ़ रहा है, लोग अनहेल्दी होते जा रहे हैं। उस टाइम पे कोई अडल्टरेशन नहीं था, मिलावटखोरी नहीं थी, आदमी के हाथ में ये फोन नहीं था, ठीक है, राइट। सूर्योदय के साथ दिन शुरू होता था, हर घर में लाइट नहीं आती थी, अंधेरा होते लोग अपनी दिनचर्या समाप्त कर देते थे। यही पूरी अच्छी, सबसे अच्छी लाइफ स्टाइल होती थी। रात में बैठ के 12 बजे टीवी के सामने खाना नहीं खा रहे होते या मैगी नहीं खा रहे होते थे। और फिर उसके बाद आइसक्रीम का कोई प्रबंध नहीं होता था, क्योंकि लोगों के घरों में रेफ्रिजरेटर तक नहीं होते थे, है ना। ताज़ा खाते थे, आटा बच गया फ्रिज में रख दिया, सवेरे उसी के पराठे बना दिए। एक तो पराठा एसिडिक, ऊपर से रखा हुआ आटा भी फर्मेंटेड हो गया है। तो ब्रेड कल्चर नहीं था, पेस्टिसाइड नहीं खाता था, इतना धुआं नहीं सोखता था आदमी, स्वच्छ पानी था, किसी भी हैंडपाइप में हाथ लगा के चुल्लू में भर के पी लो। तो ये सारी चीजें उस समय नहीं थी। आहार विहार जितना था वो सब अच्छा था। इस कारण से लोग लंबी आयु बिना बीमारियों के जीते थे। हम आप तनाव में जीते हैं। उस टाइम पे शिक्षा में इतना पैसा नहीं लगता था। मेरी 12th क्लास तक की फीस ₹1.25 महीने थी, ₹1.25 मंथली जी। 12th तक सरकारी स्कूल में मैं टोटल पढ़ा हूँ। और उस टाइम के जो स्कूल थे वो सरकारी, वो ऐसे सरकारी स्कूल नहीं थे, प्रॉपर डिसिप्लिन सरकारी स्कूल थे। हालांकि मैं थोड़ा बिगड़ा हुआ था, खेल कूद में मेरा ज़्यादा मन लगता था, तो पढ़ाई लिखाई में थोड़ा कम लगता था, और आज भी मेरा खेल कूद में बराबर मन लगता है। तो उस टाइम के जो स्कूल थे, उस टाइम के लोग शिक्षा सेवा मानते थे। आज के समय में बड़े बड़े जो शिक्षा माफिया हो गए ना, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बना दिए और IPO लेके आ रहे हैं। सोचिए, इज जस्ट लाइक अ कंपनी। तो उस टाइम की एजुकेशन व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था और आज के समय की शिक्षा व्यवस्था में जमीन आसमान का अंतर है। जो भी 50 साल से के करीब का आदमी पूछेगा कितना पैसा लगा उसकी पढ़ाई में, जो भी IAS हों, जजेस हों, ढूंढिए साइंटिस्ट हों, लेकिन आज के समय में एक बच्चे को पढ़ाना दूभर हो गया। आम आदमी नहीं पढ़ा सकता अच्छे स्कूल के अंदर। बिल्कुल। तो उस टाइम को आप इस टाइम से कंपेयर ही नहीं कर सकते। आज के समय में कमर्शलाइज हो गया है इंसान, साफ सिर्फ पैसा। शिक्षा सेवा नहीं, व्यवसाय हो गई। स्वास्थ्य यानी चिकित्सा सेवा नहीं, व्यवसाय हो गया। तो जब जब जो चीजें सेवा से व्यवसाय में जाएंगी, उनका कमर्शलाइज हो जाएंगी जब चीजें, तो उनका बर्बाद होना और पब्लिक का उसमें पीड़ा छुपी हुई है। बिल्कुल। और पुराने समय में और अब के समय में जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस बहुत बड़ा जो डिफरेंस है, वो संस्कारों का भी डिफरेंस है। ये बहुत आज के समय में एक घर के अंदर, पहले पुराने समय में क्या होता था, जब रामायण आती थी तो पूरा मोहल्ला, एक टीवी होती थी, पूरा मोहल्ला देखता था।
उसके बाद जब वर्ल्ड कप इंडिया जीती 83 में, उसके बाद लोगों के घरों में टीवी आए थे 83 के वर्ल्ड कप के बाद, फिर रामायण आई तब सबके घरों में टीवी आए, तो पूरा घर इकट्ठे बैठ के टीवी देखता था। आज के समय की सिचुएशन ये है कि हर कमरे में टीवी, हर आदमी अपने अपने कमरे में टीवी। अगर खाना खा रहा 3 आदमी बैठ के, तो तीनों आदमी अपने अपने मोबाइल में बिजी हैं, कोई एक दूसरे से कोई संवाद नहीं कर रहा है। जो आज एंजाइटी है क्या? मैं तो एंजाइटी बीमारी नहीं मानता और नहीं मानूंगा, क्योंकि ये कोई बीमारी ही नहीं है। वजह क्या है? एंजाइटी, डायबिटीज, अर्थराइटिस, डायबिटीज, ये सब जो ये अस्थमा, ये सब लाइफ स्टाइल डिजीज है यार। कॉन्स्टिपेशन, तुम खाओगे पिज्जा और साथ में दूसरे हाथ में कोल्ड ड्रिंक पियोगे और कहोगे मेरा पेट यार, मेरा एसिडिटी रहती। यहाँ तक भर के पार्टी में खाना खाओगे और उसके बाद 3 तरह की मिठाई खाओगे शादी ब्याह बारात के अंदर, और फिर कहोगे मुझे एसिडिटी रहती है। तो ये सब लाइफ स्टाइल डिजीज हैं, ये सब मैन मेड डिजीज हैं। आज भी इनको सही किया जा सकता है। अगर इंसान 1 साल तक अपनी लाइफ स्टाइल को सही कर ले तो मैं दावा करता हूँ नॉन डायबिटिक हो जाएगा। बस 1 साल दे दे अपने शरीर को, क्योंकि शरीर वापस स्वयं को हील करना जानता है। बाल मुंडन करा दीजिए, 3 महीने के अंदर बाल वापस खींचने वाले हो जाते हैं। नाखून निकाल दीजिए यहाँ से, 3 महीने में वापस नाखून आ जाता है। वैसे ही आपकी पूरी की पूरी बॉडी 3 से 6 महीने के अंदर स्वयं को हील कर लेती है। लीवर फैटी है, डाइट पे जाइए, ये डाइट रॉन्ग वर्ड है, लाइफ स्टाइल को सही करिए, लीवर अपने आप को हील कर लेगा। तो ये जितनी भी आज के समय में चीज़ें हैं वो सब सही हो सकती हैं यदि जीवन शैली सही की जाए। और यही कारण है कि भारत में आज भी जब लोग घूमने जा रहे हैं तो जीन्स पहने हैं, शॉर्ट्स पहने हैं, लेकिन अमेरिका से और कनाडा से और अर्जेंटीना से महिलाएं आके भारत के अंदर साड़ी में और सूट में घूम रही हैं। राइट। आज ऋषिकेश, हरिद्वार, बनारस, वृंदावन फॉरेनर से पटा पड़ा है। हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। वेस्टर्न्स स्पिरिचुअल हो रहे हैं, भारतीय जीवन शैली, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम अडॉप्ट कर रहे हैं, और यहाँ दर्द डिस्को चल रहा है। राइट। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा, सारी बीमारियों की जो जड़ है दैट इज लाइफ स्टाइल, कुछ दूसरा नहीं है। जीवन शैली सुधारिए। आज भी मैं दावा करता हूँ प्रतिदिन सवेरे पसीना बहाइए, कैंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो भी आपने, जैसे सांप काट ले आपको या बिच्छू डंक मार दे, तो अगर आपने तुरंत क्या करते हैं, अगर सांप ने यहाँ काटा तो आपने तुरंत आगे से बांध दोगे कि खून विष आगे ना जाए, और चीरा लगा दो कि उसका विष निकल जाए। ये सिंपल प्रोसेस है। तुरंत डॉक्टर के पास जाओगे, जो ट्रीटमेंट होगा आप बच जाओगे अगर समय पे आपका ट्रीटमेंट हो गया। वैसे ही जो आप हवा से, पानी से, खाने से टॉक्सिन आपकी बॉडी में ले रहे हो, वो यूरिनेशन के माध्यम से आप निकाल रहे हो, पसीने के माध्यम से निकाल रहे हो, फ्रेश होने जाते हो निकल रहा। अगर पूरी बॉडी से स्वेटिंग हो जाए अच्छे से, 1-2 टी-शर्ट पसीने से भीग जाए प्रतिदिन, तो आपकी बॉडी से जो टॉक्सिन किसी भी माध्यम से गया निकल गया, तो कैंसर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अदरवाइज वो टॉक्सिन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक दिन यही पोल्यूशन, यही आप जो पेस्टिसाइड खा रहे हो आपके फलों के माध्यम से, खाने के माध्यम से, यही एक आपकी बॉडी में कैंसर सेल्स पैदा कर देगा। और फिर तो सबको पता है। सर, अभी लाइफस्टाइल डिसीजेस के बारे में बोला, कैंसर के बारे में भी बोला। बहुत सारे लोग ऐसा भी क्वेश्चन करते हैं कि कोई भी क्रोनिक डिजीजेस होती हैं, उसमें भी लोग आके सप्लीमेंट्स के बारे में पूछने लगते हैं कि हम कौन से सप्लीमेंट्स इस क्रोनिक डिजीजेस में बताएं। बताए ना, एजुकेशन नहीं है। हमसे बहुत से लोग पूछते हैं, मैं खुद बोल रहा हूँ, किसी भी डॉक्टर का पर्चा उठा लो, चाहे कार्डियोलॉजिस्ट हो, चाहे फिजिशियन हो, चाहे XYZ कोई भी हो, 90% उसके पर्चे पे न्यूट्रिशन ही तो है। एग्जैक्टली। कैल्शियम क्या है, मैग्नीशियम क्या है, जिंक क्या है, जो डॉक्टर लिखता है, पोटेशियम क्या है, विटामिन क्या है, प्रोटीन क्या है, विटामिन A, B,
तो बताएगा तुम्हें विटामिन डी की कमी हो गई है, विटामिन B12 की कमी है, प्रोटीन की डिफिशिएंसी है, कैल्शियम की डिफिशिएंसी है क्या? न्यूट्रिशन ही तो है। जाके जो ग्लूकोज चढ़ाता है उसमें मल्टीविटामिन के इंजेक्शन डॉक्टर लगा देते हैं, वो है क्या? न्यूट्रिशन ही तो है। एंटीबायोटिक और पेन किलर को छोड़ के एलोपैथी मेडिसिन में मेडिसिन है क्या? आप बता दो मुझे, कुछ तो नहीं है। तो आप तो फार्मा बैकग्राउंड से हो ना, राइट। तो बताइए ना मेरे को कि आप एलोपैथी के अंदर एंटीबायोटिक और पेन किलर को हटा दें तो मेडिसिन क्या है? न्यूट्रिशन ही है। सब न्यूट्रिशन है। तो वही न्यूट्रिशन क्या जरूरत है कि जब तक 1,000 का पर्चा कटा के डॉक्टर नहीं लिखे तभी खाना है? स्टार्ट फ्रॉम डे 1। अरे थैंक यू बोलो भगवान को कि अभी तक स्वस्थ हो और अभी से खा लो यार मल्टीविटामिन स्पिरुलिना। 4 रुपए का एक कैप्सूल आता है, 4 रुपए में तो एक चाय भी नहीं मिलती, एक समोसा भी नहीं मिलता। मूंगफली भी लेने जाओगे भगा देगा मूंगफली वाला, और हम आपको दुनिया का नंबर 1 फूड सप्लीमेंट देते हैं विद इन 4 रुपीज। और आप तो कहते हैं कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है, कैशबैक भी आएगा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी आएगी, और आप कहते हो अरे ये हम क्यों खाएं? तो भैया मत खाओ, आपकी मर्जी, मैं क्या कर सकता हूं? तो मेरे को कभी कभी आश्चर्य भी होता है, तो तुलसीदास जी को याद कर लेता हूँ, जिन दारुन दुख देनी ताकि मति पहले हर लेनी। तो हम प्रभु कहते हैं कि प्रभु इनको क्यों कष्ट देना चाहते हो, इनको सद्बुद्धि दे दो। हमसे फिर तब कहते कि भाई हमसे मत लो, अमेजोन पे मिलता है वहाँ से ले लो, बहुत सी कंपनियों का मिलता है, ले लो, खा लो। ये एलोवेरा जिसको माइक एडम का नाम गूगल पे सर्च करिएगा, माइक एडम एक साइंटिस्ट रहा, उसकी वाइफ को क्रॉनिक कैंसर हुआ था और उसने पूरा एलोपैथी और सारी पैथियाँ घूम डाला। उसने अपनी वाइफ को तब एलोवेरा के बारे में उसको पता चला, उसने लिखा है उस आर्टिकल के अंदर, एलोवेरा इज ए नेचुरल मेडिसिन फॉर कैंसर, कोलेस्ट्रॉल, IBS एंड अदर मेडिकल प्रॉब्लम्स। आप कहते हो एलोवेरा क्या है? हाँ ठीक है, ढाबों बिक रहा है, बहुत से लोगों ने एलोवेरा के नाम पे बिजनेस बिल्ड किया, सब जगह अच्छे और बुरे लोग हैं। आपको 10 रुपए में भी आलू टिक्की खिला रहा है, आपको 100 रुपए में आलू टिक्की खिला रहा है। आपको 100 रुपए वाली की बेहतरीन लगती क्या? तो देसी की यही लगता है ना। बिल्कुल। आपको 100 रुपए में भी एक टी-शर्ट मिल रही है, आपको 10,000 में भी लखनऊ शहर में एक टी-शर्ट मिल रही है, 8,000 में मिल रही, 5,000 मिल रही, 2,000 में मिल रही। तो एलोवेरा की क्वालिटी को समझो, आंवले की क्वालिटी को समझो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आंवला तुलसी जो हमारा आता है एप्लॉम का, या आंवला नेक्टर आता है, कोई भी महिला पिए, उसकी त्वचा, उसके बाल, उसकी ओवरऑल हेल्थ अगर उसमें ट्रांसफॉर्मेशन ना हो जाए, चेंज ना हो जाए, तो मुझे आप जो कहोगे वो मैं करने को तैयार। एलोवेरा अगर कोई पीता है तो कॉन्स्टिपेशन भूल जाएगा कोई चीज़ होती है, लेकिन एक बोतल में ही सब कुछ चाहिए। अरे 50 साल से खा रहे हो यार पूड़ी कचौड़ी समोसा पकौड़ी, नष्ट करके अपने शरीर को रखा हुआ है। 3 से 6 महीने का तो समय दे दो जी। अगर 3 से 6 महीने का समय दे दोगे तो स्किन भी अच्छी हो जाएगी, हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी, पेट की समस्याएं भी अच्छी हो जाएंगी, और ओवरऑल बॉडी में आपको इफेक्ट आएगा। आप पियोगे एलोवेरा पेट के लिए, लेकिन काम दिमाग में भी करेगा, काम जो है त्वचा के लिए भी करेगा, काम आपके दिल के लिए भी करेगा, काम आपकी पैनक्रियाज के लिए भी करेगा। तो ओवरऑल हेल्थ में आपको वो बेनिफिट देगा। सोच के आपका मैंने पेट के लिए लिया था, ऐसा नहीं, बहुत सारी जगहों पे बेनिफिट देगा। तो कीप पेशेंस। जैसे डॉक्टर के पास जाते हो, क्या विकल्प आपके पास? कहता है डायबिटीज, मेरी डायबिटीज हो गई, इसका कोई इलाज नहीं, जिंदगी भर दवाई खानी, आपके पास क्या विकल्प होता है? एलोवेरा के लिए 3-6 महीने साल भर का पेशेंस नहीं रख सकते कि साल भर हम लगातार एलोवेरा, स्पिरुलिना एंड ओमेगा 3, ये 3 चीजें साल भर को इस्तेमाल करे और HbA1c 3-3 महीने पे कराता रहे। मैं श्योरिटी देता हूँ वो नॉन डायबिटिक भी हो सकता है अगर उसने लाइफ स्टाइल अपनी सही कर ली। लाइफस्टाइल का भी बहुत बड़ा रोल है। 100% है भाई। आप, मेरे माँ एक कहावत कहती थी, चलनी में दूध दुहो और कर्मों को दोष दो। तो कौन सही कर सकता है आपको? कोई दुनिया में नहीं सही कर सकता। कोई डॉक्टर फिजिशियन नहीं बना जो तुम्हारी डायबिटीज सही कर दे। मैं कितने डॉक्टरों को खुद एलोवेरा देता हूं जो फिजिशियन है और डायबिटीज का इलाज करते।
तो समझने का प्रयास करिए। विदाउट लाइफ स्टाइल तो मैं नहीं कोई कमिटमेंट करता। मेरे बहुत लोग मुझे वजन कम करना, दुनिया में भगवान को पाना वजन कम करना एक समान है। लोगों की लाइफ में बड़ा परिवर्तन हो सकता है बशर्ते ताली दोनों हाथों से बजती है। एक हाथ से तो सिर्फ कंटाप पड़ता तब बजती है। भगवान न करे ऐसी नौबत किसी के जीवन में आए, क्योंकि वक्त सुधारता है ना जी। तो मैं तो यही कहूँगा कि वक्त सुधारे उससे पहले आप सुधर जाओ, जिससे आप आपके परिवार के साथ ज़्यादा स्वस्थ रहो, ज़्यादा मस्त रहो। और यही शायद अपलॉम हेल्थ केयर का मिशन भी है। 100% एक स्वस्थ एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए संकल्पबद्ध, इसी के लिए जी रहे हैं, इसी के लिए ही जीते रहेंगे। जी सर, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगी। अपलॉम हेल्थ केयर एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। इस बिजनेस में आप हमेशा कहते हैं एक 7 चरण होते हैं सफलता के, वो 7 चरण आपसे मैं जानना चाहूँगी। 7 स्टेप बहुत इजी हैं, उनको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसे 7 फेरे होते हैं जीवन में जी। आपने जिसके साथ 7 फेरे ले लिए, जीवन भर आपको वो व्यक्ति आपके साथ चलता है और आपको आपकी मंजिल पर लेके जाता है। 7 दिन होते हैं, राइट। ठीक, 7 दिन होते हैं, है ना। गाना भी सुना होगा 7 समंदर, राइट। ठीक। तो 7 चरण ऐसे ही सफलता के होते हैं। सबसे पहला, अपलॉम बिजनेस जब आपने ज्वाइन किया तो सबसे पहले एक आपको यूज़र बनना है। उसके बाद आपको एक लिस्ट बनानी है उन लोगों की जिनसे आप प्यार करते हो, जिसको मानते हो, उसकी एक लिस्ट बना लीजिए। उसके बाद तीसरा काम करिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपको आपके बिजनेस को वैल्यू देनी है। छज्जे पे खड़े होके या गेट पे खड़े होके लोगों से बात मत करिए, सड़क से चलते फिरते बात मत करिए। यू आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, जहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप मिलती है, सक्सेस मिलती है, उद्यमिता विकसित होती है। तो उसके बारे में सड़क पे चलते बात नहीं कर सकते। आपको उसको जिसको बात करने जा रहे हो उससे आपको आधे घंटे 1 घंटे का समय लेना चाहिए। अपॉइंटमेंट लीजिए पूरी ईमानदारी के साथ में। अगर आप स्वयं कन्विंस हो तो इस बिजनेस के बारे में बात करो। आधे अधूरे मन से किया हुआ काम आपको कहीं नहीं पहुंचाएगा। अगर आप 100% डेडिकेटेड नहीं हो, पानी 100 डिग्री पे खोलेगा, 100 पे ही खोलेगा। तो 100% डेडिकेशन इज मस्ट। तो 100% डेडिकेशन के साथ में आप इस बिजनेस को बिल्ड करिए, उसको सौदा प्लान करिए। मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार इज द बैकबोन। जैसे सुबह ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर एक व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होता है, वैसे इस बिजनेस को स्वस्थ रखने के लिए मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इसके बाद जो यही काम, स्टेप नंबर 6, रिपीट ऑल स्टेप डेली एंड फॉलो अप। जितना फॉलो करोगे उतना आप जाओगे, जितना फॉलो करोगे उतना आप जाओगे। जितना अप जाना चाहते हो उतना आप फॉलो करिए। आइदर सिस्टम एजुकेशन, आइदर पीपल। अगर आपने इसको फॉलो किया, यू विल डेफिनेटली सक्सीड। नोबडी कैन स्टॉप यू। एक व्यक्ति है जो केवल आपको रोक सकता है, वो आप स्वयं खुद। दूसरा कोई पैदा ही नहीं हुआ, मानता ही नहीं। मैं तो खुद से कहता हूँ कि अगर मैं भी मेरे रास्ते में हूँ तो मैं खुद को भी ख़त्म कर दूंगा, दूसरे की क्या चीज़ है। तो आप इतना ज़्यादा अपने पर्पस के लिए विलीन रहिए। थैंक यू सो मच सर। आपसे जितनी बार भी कन्वर्सेशन होती है बहुत इंस्पायरिंग होती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच संस्कृति। मुझे भी बहुत मज़ा आती बात करने पे, और ये मेरा फेवरेट टॉपिक है क्योंकि मैं इस बिज़नेस को लोग करते हैं, मैं जीता हूँ। आई लव डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, क्योंकि यही एकमात्र बिजनेस है जो लोगों के जीवन में परिवर्तन लेके आ सकता है। एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं लोग। अगर देखा जाए, अगर कोई स्वर्ग बना सकता है इस धरा को, तो वो ये बिजनेस ही बना सकता है। दुनिया की कोई इंडस्ट्री नहीं जो किसी को पुश करे कि तू आगे बढ़। यही एक बिजनेस है जो एक अनपढ़ को भी, एक हाउसवाइफ को भी, जिसको मेड की भी शायद जॉब कहीं ना मिले, या किसी के पास रिक्शा चलाने भी की कैपेसिटी नहीं है, ऐसे लोगों को भी, जो दीन एकदम जमीन पे लेटे हुए लोग हैं, उनको भी ये टाई पहनाता है, ये पहनाती है इंडस्ट्री, और उनसे भी कहलाती है कि आप कर सकते हो। जिनको कोई नहीं, MBS किया हुआ आदमी कोई भी नौकरी पे रख लेगा, MBA किया हुआ कोई भी नौकरी पे रख लेगा। अरे 8वीं जिसने नहीं किया उसको बताओ कैसे आप एंटरप्रेन्योर बनाओगे। दिस इज़ द ओनली बिजनेस कि उसको भी ये एक होप देता है। दैट्स वाई ये बिजनेस नहीं, मैं कहता हूँ ब्लेसिंग्स है हर एक इंडिविजुअल के लिए जो लाइफ में कुछ करना चाहता है।
Thank you very much for inviting me and talking with me. Thank you Thank you so much. Thank you.